वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम मार्च 2025 का सेक्शन ई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ए गार्डनर प्लान्स टू प्लांट फ्लावर्स इन ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन सच ए वे दैट ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कुलर फील्ड। ये डायग्राम गिवन है। रेडियस गिवन है 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है 30 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू, यानी ये वाली वैल्यू, ये हमें x गिवन है। अगर पी क्यू की वैल्यू x है तो ओ क्यू की क्या वैल्यू होगी? x/2 मीटर। ओके, ओ क्यू मतलब क्यू है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है ओ क्यू, x/2 मीटर। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन टर्म्स ऑफ x। हमें इसकी ब्रेथ बतानी है। इसे हम मान लेते हैं r, यानी वैल्यू बतानी है हमें क्यू आर की इन टर्म्स ऑफ x। कैसे बताएंगे? हम बना लेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल और यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। क्यू आर को हम फिलहाल मान लेते हैं b, ओके, b मीटर। और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। रेडियस कितनी है? 30, तो ओ आर की क्या वैल्यू हो जाएगी? 30 मीटर। ओके, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू, ये x/2, इसका स्क्वायर करेंगे x²/4 प्लस b का स्क्वायर। बस हमें यहाँ से b को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? b² तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का नंबर इस तरफ आकर माइनस का, यानी 900 माइनस x²/4। b की वैल्यू के लिए हम इसका अंडर रूट कर देंगे। 900 माइनस x²/4 मीटर। ये तो हो गया, ब्रेथ की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x। सेकेंड पार्ट में, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एज ए फंक्शन ऑफ x। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B। L, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी गिवन है? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू है रेक्टेंगल की लेंथ की, ये है x। और ब्रेथ अभी आपने कैलकुलेट की है 900 माइनस x²/4। ये हमारे पास एरिया आ गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं। एरिया को करना है मैक्सिमम और इसके लिए हमें बतानी है x की वैल्यू। एरिया को मैक्सिमम आप कैसे करेंगे? ये हमारे पास है a की वैल्यू। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम कर लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऐसा करने से अंडर रूट हो जाएगा गायब। x² की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x⁴ 4/4। ओके, हम इसे f(x) मान लेते हैं। ओके, a² को आप f(x) मान सकते हैं। और अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। 1800x माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब f'(x) को 0 के इक्वल लिखना है, यानी 1800x माइनस x³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, 1800 माइनस x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस डिस्कस होंगे, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर 1800 माइनस x² 0 के इक्वल होगा। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये लेंथ है रेक्टेंगल की। यहाँ से 1800 इज इक्वल टू x², x की वैल्यू 1800 का अंडर रूट, जो कि 900 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखी जा सकती है। 900 को 30 बना देंगे अंडर रूट से बाहर, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। एरिया को मैक्सिमम देखने के लिए अभी हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पर आप सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1800 माइनस 3x²। ओके, 1800 माइनस 3x²।
और x की ये वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी एट x इज इक्वल टू 30√2 f डबल डैश 30√2 इज इक्वल टू 1800 माइनस 3x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 1800 और इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो ये बन जाएगा 5400। ये वैल्यू आएगी -3600 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 30√2 मीटर। ओके, नाउ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड आफ्टर हैविंग द फ्लावर बेड ऑफ मैक्सिमम एरिया। रिमेनिंग फील्ड के एरिया का क्या मतलब है, हमें कैलकुलेट करना है ये वाला पोर्शन। ये इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ओके, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर का हाफ। रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 30 और 30 का स्क्वायर 900, 900 का हाफ 450 पाई स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें कैलकुलेट करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, ये देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हम x और x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा x √900 माइनस x स्क्वायर बाय 4। x की वैल्यू है 30√2, 900 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 4। 30√2 as it is, 1800 by 4 is equal to 450। नाउ इसकी वैल्यू 450 ही आ जाएगी। अब ये अंडर रूट वाली दो टर्म्स अलग अलग अच्छी नहीं लग रही तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा √900 और 900 का अंडर रूट होता है 30। ओके, 30 × 30 900 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेमी सर्कल का एरिया 450 पाई माइनस 900। यहाँ से 450 को कॉमन लिखेंगे तो पाई -2 बचेगा। पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लीजिए और जब उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1.14। दोनों की मल्टीप्लाई 513 स्क्वायर मीटर। ओके, ये है एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। 1 मार्क के ये 4 क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े से बड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ग्रोथ बैक्टीरिया की दे रखी है प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। इस लाइन को ध्यान से देखिए। एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी। ये इन्फॉर्मेशन है और हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। एक्स है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी और जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर प्रेजेंट के। इस बात का मतलब है dx/dt प्रोपोर्शनल है x के। और इन्होंने कहा है कि हमें कांस्टेंट लेना है, यानी dx/dt इज इक्वल टू kx। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही बन गई। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड t। x एंड t के रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक तरफ और k के साथ dt एक तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। 1/x का इंटीग्रेशन लोगरिथम x, k एज इट इज, k तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होगा t प्लस c। नाउ जब t की वैल्यू 0 है यानी इनिशियल पोजीशन है, तब बैक्टीरिया है 1 लाख, यानी
x की वैल्यू है 1 लाख। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसे फर्स्ट बना देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, x के प्लेस पर आपने वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू 0 हो गई, k इंटू 0 प्लस में c, यानी c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। इस c की वैल्यू को हम वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, पुट इन इक्वेशन 1, लोगरिथम x इज इक्वल टू के टी प्लस लोगरिथम 1 लाख। लोगरिथम वाली टर्म्स आप एक तरफ ले आए। इसको फिलहाल आप 10⁵ लिख लीजिए, के टी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लोगरिथम m माइनस n, यानी लोगरिथम x डिवाइडेड बाय 10⁵ इज इक्वल टू के टी। यहाँ से पहले लोगरिथम को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। लोगरिथम दूसरी साइड जाकर इस साइड वाली सभी टर्म्स को e की पावर में ले जाएगा, यानी e⁻के टी। और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10⁵ इंटू e⁻के टी। ओके, x और t में हमसे कनेक्शन पूछा गया था। x और t में कनेक्शन है ये। अंडरस्टैंड, इफ़ द बैक्टीरिया इंक्रीज्ड 10% इन 2 आवर्स, यानी t की वैल्यू कितनी हो गई 2 आवर्स, और बैक्टीरिया जो है वो 10% इंक्रीज़ हो गए, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए, अब 10% इंक्रीज़ हो गए। पहले कितने थे 1 लाख, प्लस में 10% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू ये पुट करनी है। 10⁵ यहाँ पर है और e⁻k भी एज इट इज़, लेकिन t के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे। ओके, क्योंकि टाइम कितना गिवन है 2 आवर्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5, और 10% का मतलब है 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर ये टर्म अभी तो यही रहेगी e⁻ 2k। ओके, 1000 मल्टीप्लाई 10,000, उसको जब आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से 4 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देते हैं। 11 इज इक्वल टू 10 e⁻2k। ओके, हमें क्या फाइंड करना है k। कैसे फाइंड होगा, पहले तो आप 10 को हटा लें यहाँ से, e⁻2k। इसे हम लिख सकते हैं 1.1। k कब हटेगा, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। लोगरिथम 1.1 इज इक्वल टू, लोगरिथम और e कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2k बचेगा। k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 2 को दूसरी साइड ले जाइए। लोगरिथम 1.1, ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। नाउ फोर्थ पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया काउंट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। हमें ये बताना है बैक्टीरिया 1 लाख से 2 लाख कितने टाइम में हो जाएंगे, यानी t की वैल्यू। अगेन इसमें हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब x की वैल्यू कितनी है 2 लाख। देखिए ध्यान से, x क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t, तो x के प्लेस पर 2 लाख लिखा जाएगा, ये एज इट इज़, और e⁻k एज इट इज़। ओके, स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू e⁻k। तो ये सभी ज़ीरोज़ हो जाएंगी कैंसल। दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू e⁻k। फिर से वही बात, हमें क्या फाइंड करना है t, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। ये हो गया kt। t की क्या वैल्यू आएगी, लोगरिथम 2 डिवाइडेड बाय k, और k की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, इसे हम यूज़ कर लेंगे। इसे कोई इक्वेशन बना देते हैं, हमने अभी तक सिर्फ एक इक्वेशन बनाई है, इसे बना देते हैं इक्वेशन 2।
ओके। t इज इक्वल टू लोगरिथम 2 डिवाइडेड बाय लोगरिथम 1.1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, कहाँ से आ गई ये वैल्यू? यूजिंग इक्वेशन 2। नाउ 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 लोगरिथम 2 डिवाइडेड बाय लोगरिथम 1.1 आवर्स। यही हमें फाइंड करना था, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38। काफ़ी इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखिए ध्यान से, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं 1 2 3। बॉक्स 1 में है दोनों गोल्ड के कॉइन्स, यहाँ पर दोनों सिल्वर के, और थर्ड बॉक्स में एक गोल्ड का और एक सिल्वर का कॉइन है। ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन। ओके, चलिए, अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3, इसकी भी 1/3 और इसकी भी 1/3, यानी P ऑफ E1, P ऑफ E2 और P ऑफ E3 सबकी वैल्यू सेम है। नाउ ए हम इवेंट मान लेते हैं कि क्वाइन, यहाँ पर देखिए, ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एंड रैंडम एंड टेक्स आउट ए क्वाइन। नाउ फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गोल्ड क्वाइन? गोल्ड क्वाइन की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो ए को हम मान लेते हैं गेटिंग ए गोल्ड क्वाइन। सो P ऑफ A बाय E1, अगर फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका है तो उसमें से गोल्ड क्वाइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब फर्स्ट बॉक्स में तो दोनों ही क्वाइन गोल्ड के हैं, यानी फुल प्रोबेबिलिटी है क्वाइन आएगा तो गोल्ड का ही आएगा, वरना क्या, दूसरी चॉइस ही नहीं है, सिर्फ गोल्ड का ही क्वाइन आएगा। नाउ P ऑफ A बाय E2, इसमें से गोल्ड का क्वाइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, 0। P ऑफ A बाय E3, यहाँ से गोल्ड का क्वाइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। हम टोटल प्रोबेबिलिटी यही कैलकुलेट कर लेते हैं, जब भी ज़रूरत होगी तो उसे यूज़ कर लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ E1, P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2, A बाई E2 प्लस P ऑफ E3, A बाई E3। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/3 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/6। एलसीएम लेंगे 6, 2 + 1 3/6, यानी 1/2 है इसकी वैल्यू। चलिए, अब फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गोल्ड कॉइन इफ बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड? अगर पहला बॉक्स सिलेक्ट है, यानी बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है, जो इवेंट हो चुकी होती है वो बाय में लिखी जाती है, और अब हमने उसमें से एक गोल्ड का कॉइन निकाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2/2 यानी 1। ये तो है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गोल्ड कॉइन इफ बॉक्स 3 इज सिलेक्टेड? थर्ड बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है, तो A बाई E3 ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/2 यहाँ पर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, if the coin drawn is gold then what is the probability that it is drawn from box 2? अब कॉइन गोल्ड का आ चुका है, कॉइन गोल्ड का आ चुका है तो ए बाय में, और वो सेकंड बैग में से आया, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी यहाँ पर अब यूज़ होगी बेस थ्योरम। दिस इज इक्वल टू P ऑफ E2, P ऑफ A बाई E2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, जो हम कैलकुलेट करके आ चुके हैं ये रही 1/2। नाउ P ऑफ E2 की वैल्यू 1/3, A बाई E2 0। ये देखिए ध्यान से, सेकंड बैग में तो है ही नहीं गोल्ड का कॉइन, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2, कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया? 0। ओके, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। सेकंड
बॉक्स में गोल्ड का कॉइन नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। नाउ फोर्थ पार्ट, अगर कॉइन है गोल्ड का, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, देन द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ए गोल्ड कॉइन। जो दूसरा कॉइन जो बच गया बॉक्स में वो भी गोल्ड का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, अब ये तो सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल है, बॉक्स 1 में पॉसिबल है, इसी में दूसरा कॉइन गोल्ड का बचेगा, इन दोनों बॉक्सेस में दूसरा गोल्ड का कॉइन नहीं बचेगा अगर आपने एक गोल्ड का कॉइन निकाल लिया है तो। यानी फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है E1 बाय ए। फिर से यहाँ पर बेस थ्योरम यूज होगी, P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, P ऑफ E1 की क्या वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई 1 और टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/2। सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/3 2/1 2/3 विल बी आंसर। ओके, और इसी के साथ सेक्शन ई फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।